लखनऊ के कैंटोनमेंट क्षेत्र में दिन दहाड़े क्रॉस फायरिंग हुई। मुलायम सिंह द्वारा फिर नीचे के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इस मामले को रफा दफा करो। अभी भी वो पेशी पे धमका रहा है, न्यायालय में सामने धमका रहा है। इनसे पंगा लेना क्या ठीक है? हम ही लोग जान पे खेल के काम कर रहे हैं और उनके निर्देश के अनुसार सरकार हमको कह रही है कि नहीं, इस पे बैक हो जाइए। जब पकड़ लिया तो इनडायरेक्टली ऑफर आया कि 1 करोड़ मतलब ये तो रख ही लीजिए जो इसके लिए है, बाकी और हम भेज देंगे। मुख्तार का बेटा खुलेआम मंच से कह रहा था, अधिकारियों का नाम नोट कर लो, इनका हिसाब लिया जाएगा। मुख्तार का परिवार पूरा जेल में है लेकिन बीवी बाहर है। अतीक का परिवार पूरा जेल में या मर गया, बीवी बाहर है। ये क्यों बाहर है? वो 1980 और 90 का दौर था जब अपराधी का राजनीतिकरण हो रहा था। अपराध करने वाले राजनीति में दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद इतने मजबूत होते चले गए कि वो बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में आ गए, उनके साथ उठना बैठना शुरू हो गया। और स्थिति ये हुई कि साल 2000 आते आते इन अपराधियों के पास बड़े बड़े हथियार आने लगे। जिन हाथों में हथकड़ियाँ होनी चाहिए थी, उन हाथों में ऐसे ऐसे हथियार आने शुरू हुए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और जिन हाथों को हथकड़ियाँ पहनानी थी, उनके हाथों को नेताओं ने बांध दिया। और कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक माफिया के साथ, जिसने एक ऐसी मशीन गन खरीदने की कोशिश की जो कि सिविलियंस को रखना प्रतिबंधित था। और जब एक पुलिस अधिकारी ने कार्रवाई करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ ही जांच की कोशिश की गई और इस वजह से उस पुलिस अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। मेरे साथ वो पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने उस माफिया के खिलाफ कार्रवाई की थी। अब वो माफिया कौन था? वो माफिया था मुख्तार अंसारी, पूर्वांचल का वो माफिया जो इस वक्त जेल में है। और मेरे साथ वो अधिकारी हैं जिनका नाम है शैलेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ में डिप्टी एसपी के पद पर तैनात थे। और आज इनसे बातचीत की वजह ये है कि मुख्तार अंसारी पर एक नया आरोप लगा। जेल में रहते हुए 2014 के हत्या के एक मामले में जब कोर्ट में पेशी हो रही थी, तब मुख्तार अंसारी ने जज के सामने ऑनलाइन पेशी के दौरान अपने वकील से कहा कि जो मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है उसकी तस्वीर ज़रा मुझे दे देना, मैं इसको देख लूँगा। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है और कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन क्या मुख्तार अंसारी का जलवा था और किस तरह की राजनीति में पकड़ थी, ये समझने के लिए जरा शैलेंद्र सिंह साहब से बात करते हैं। सर, आप तो मुख्तार अंसारी के सताए हुए हैं क्योंकि पढ़ लिख कर आपने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की। 91 बैच में आप यूपी पुलिस में शामिल हुए और 13 साल बाद उसी पुलिस से इस्तीफा देना पड़ा एक अपराधी की वजह से। क्या वाकया हुआ था? और ये बात सही है, 2004 के जनवरी की बात है। और पूर्वांचल के मुख्तार अंसारी, जैसा बताया आपने, सबसे बड़े एक माफिया में नाम था। इनके बीच में और कृष्णानंद की राय के बीच में लखनऊ के कैंटोनमेंट क्षेत्र में दिन दहाड़े क्रॉस फायरिंग हुई और शासन स्तर पर खलबली मच गई कि अगर राजधानी में इस तरह हो रहा है तो बाकी क्षेत्रों में क्या होगा। तो तत्काल इन पर निगाह रखी जाए और एसटीएफ को जिम्मा दिया गया। और एसटीएफ में मुझे स्पेशली चुना गया क्योंकि मैं बनारस पोस्टेड भी था, चंदौली का रहने वाला। तो हुआ कि पूर्वांचल को आप समझते हैं, आप इसको देखिए। मेरा काम करने की शैली भी नीट एंड क्लीन थी, तो लोगों ने कहा कि शैलेंद्र, तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता और तुम इस पर करो, क्योंकि बाकी लोग थोड़ा सा मुख्तार के नाम पे हो सकता है दब जाए। हमने कहा कोई बात नहीं। हम लोग एक कोर ग्रुप बनाया, टीम बनाया और उसमें फिर इसकी जैसा प्रोसेस होता है, इनके फ़ोन रिकॉर्ड्स करना, लिसनिंग करना, सब हम लोग ने शासन से अनुमति लेके जारी किया। जब ये हम लोग लिसनिंग कर रहे थे तो उसमें ये बात सामने आई कि सेना को कोई जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राइफल का भगोड़ा सिपाही है बाबू लाल यादव, और वो लाइट मशीन गन लेके भगा हुआ है और मुख्तार अंसारी को बेचना चाहता है। और मुख्तार अंसारी बार बार कह रहा था अपने लोगों से कि इस मशीन गन को किसी भी कीमत में मुझे लेना है, क्योंकि कृष्णानंद राय की गाड़ी जो बुलेट प्रूफ है वो राइफल के अगेंस्ट है और ये लाइट मशीन गन उसको भेज देती, तो ये मुझे किसी कीमत पे चाहिए। और अंततः इन लोग का 1 करोड़ में करीब ये सौदा तय हुआ था। और ये भी बार बार लाइन उसमें आती थी, मुख्तार द्वारा कही जाती थी कि ये विरोधी के पास न जाने पाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ, कृष्णानंद के पास। तो ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। और फिर जब ये बातें सब मीटिंग में रखा गया शासन स्तर पे, उच्च अधिकारियों में, एसटीएफ में, तो लोगों ने कहा कि शैलेंद्र, इसको रिकवर करना बहुत ज़रूरी है, वरना लाइट मशीन गन चल गई तो पता नहीं कितने लोगों के जान जाएगी, क्योंकि सबसे खतरनाक अपराध ये होता है। और फाइनली कहा गया कि इसको किसी कीमत पर मुख्तार तक न जाए, उसके पहले रिकवर करो।
खैर हम लोग की टीम ने लग के, और इसमें जो बाबूलाल यादव चंदौली का रहने वाला था और उसका सगा मामा मुन्नर यादव था जो बनारस बॉर्डर पे रहता था, और मुन्नर यादव हेड कांस्टेबल जब था तो मुख्तार का गनर भी था और रिटायर होने के बाद अपने घर पे रह रहा था। तो इन दोनों के, उस बाबूलाल को उठाया गया, उसने बताया मामा के पास से, फिर मामा के यहाँ से रिकवरी सब हुई और जैसा होता है आर्म्स एक्ट के कार्रवाई सब हुई, सब लिखा पढ़ी हुई और दोपहर तक सब लोग बधाई देते रहे, क्योंकि यूपी में अब तक अकेली लाइट मशीन गन की रिकवरी है, न पहले कभी हुई न उसके बाद हुई, 20 साल होने जा रहा। तो बहुत बड़े रिकवरी थी, लोगों ने गुड वर्क माना और सबने बधाई दी, वरिष्ठ अधिकारियों ने शासन से। आउट ऑफ प्रमोशन के लिए कहा गया जो हमारे 7 लोग थे जूनियर टीम। लेकिन शाम को जैसे ही मीडिया में गया कि इसमें पोटा लग गया है, अब स्थिति बदल गई। मुख्तार पहले समझ रहा था सिंपल आर्म्स एक्ट में रिकवरी है, मेरा तो कोई दोष नहीं है, जिसके पास रिकवरी हुई वो फंसेगा, मैं बच जाऊंगा। लेकिन पोटा में जो बात करता वो भी उतने दोषी हो जाता है। अब ये हीनियस क्राइम के अंदर फंस चुके थे, इनकी भी उतनी सजा होती। यहीं से पूरी स्थिति पलट गई। मैं एक अगर आर्म्स एक्ट का मामला है तो जिसके पास आर्म मिला है सिर्फ वो दोषी होगा। हाँ, वो दोषी मेनली प्राइमरी ऑफेंस ही होता है। और अगर पोटा लग गया तो जो जिसको वो बेचना चाह रहा है और जिससे बातचीत कर रहा है, बातचीत चल रहा है, वो भी दोषी है। और ये इसलिए और भी इम्पोर्टेंट साक्ष्य हो गया था क्योंकि शासन के परमिशन से सुना जा रहा था ये सब रिकॉर्डिंग, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग सरकार की परमिशन से, होम डिपार्टमेंट के। ठीक है। अब मुख्तार की स्थिति बहुत ही खराब हो गई, उसे लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा। तब उसने फिर शासन स्तर पर दबाव बनाया, सरकार पे दबाव बनाया। मुलायम सिंह जी के, आपको याद हो उस समय अल्पमत की सरकार इनकी बनी थी मायावती जी की तोड़ के 2003 में, और मुलायम सिंह द्वारा फिर नीचे के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इस मामले को रफा दफा करो। जब मुझसे ये बात कही गई तो मैंने उन लोग से कहा कि सर आप लोग पुलिस अधिकारी हैं, जान रहे हैं कि मीडिया में नेशनल लेवल पे ये न्यूज़ चल रही है, और क्या कोई पुलिस अधिकारी इसको हटा सकता है या FIR बदल सकता है? तो संभव ही नहीं है। खैर जब ये सब नहीं हो पाया तो रातों रात उस समय वाराणसी जोन के IG, DIG और SSP जो STF हमारे थे राजकुमार विश्वकर्मा जी, जो अभी DG से रिटायर हुए, उनका सबका ट्रांसफ़र कर दिया गया। और बनारस के जो SSP थे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप बात करिए, शैलेंद्र को समझाइए। उन्होंने मुझसे कहा कि शैलेंद्र इसमें किसी तरह ख़त्म करना है, मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। तो हमने कहा साहब आप लोग बताओ हम क्या कर सकते हैं। या ठीक है, तुम एक काम करना, इसकी विवेचना कोई अधिकारी और करेगा और उसमें तुम नाम न लेना मुख्तार का। मतलब जब आपसे गवाही होगी आपकी, तो आपको सिर्फ बाबूलाल का नाम लेना है, मुख्तार का नाम नहीं। बिल्कुल, जब बयान आपका लिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन में तो आप मुख्तार का नाम मत लीजिएगा, बाकी लोग का लीजिएगा। और FIR में आपने लिख दिया था पहले। जबकि मैंने उन लोग से कहा, अपने SSP से बनारस से, हमने कहा सर आप लोगों ने देखा होगा कि FIR में शुरू में ही मुख्तार का नाम लिखा है। ऐसी दशा में हम मुख्तार का नाम अगर नहीं लेंगे, यानी अपनी FIR डिट्टो नहीं कर रहे हैं, तो कल को न्यायालय में मुझे जवाब देना और माना जाएगा कि भाई आप किस वजह से बदल गए थे। जब आपने FIR में नाम लिखाया तो आपने क्यों नहीं मुख्तार का नाम लिया? तो हमने कहा ये तो संभव ही नहीं है। तो कहे कि नहीं किसी भी तरह करना है। तो हमने कहा एक काम करिए, शायद आप लोग मुख्यमंत्री जी को समझा नहीं पा रहे हैं, आप नंबर दीजिए, हम बात कर लेते हैं, उनको अपनी स्थिति एक्सप्लेन करते हैं कि हमने जो भी कार्रवाई की सब आप लोग के निर्देश पे की, जान पे खेल के हमारी टीम ने की। अब हमारी गलती कहाँ है कि आप लोग हम पे प्रेशर बना रहे हैं, कल को हम न्यायालय में दोषी ठहराए जाए, तो ये शायद मैं अपनी बात रखूं तो समझ जाए। तो छूटते उन्होंने कहा कि नहीं शैलेंद्र, तुम्हारे नाम से मुख्यमंत्री जी यानी मुलायम सिंह यादव बहुत चढ़ जा रहे हैं और तुम ना बात करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर आप लोग जानिए जैसे। अब पूरी टीम को वहाँ से क्लोज करके यूनिट को लखनऊ हेडक्वार्टर बुला लिया गया और सभी हमारे जो टीम थे उनको धमकाया जाता रहा, अपने बयान तुम लोग बदल दो, प्लस हमें भी समझाने के नाम पे कि भाई शायद चलता है व्यवहारिक रूप से, कभी 4 कदम आगे कभी 2 कदम पीछे। यही 10-15 दिन चलता रहा। अंत में देखा मैंने कि मेरी वजह से अनावश्यक मेरे जूनियर्स का नुकसान हो रहा है, सबका हो रहा है। तो मैंने अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेते हुए फिर मैंने एक शांत मन से त्यागपत्र भेजा 11 फरवरी 2004 को। और त्यागपत्र में ही लिखा मैंने कि अब शासन सरकार को निर्देश माफिया दे रहे हैं काम करने के लिए, ऐसी स्थिति में हम जैसे ईमानदार अधिकारियों के लिए काम करना मुश्किल है, तो मैं स्वेच्छा से त्यागपत्र दे के जा रहा हूँ। अब इस पे भी इशू बना
मुलायम सिंह ने कहा ये कंडीशनल रेजिग्नेशन जानबूझ के भेजा है कि इसको चीप पॉपुलरिटी चाहिए। मीडिया में दूसरे दिन सब यही बयान दिया, सदन में भी विधानसभा कार्रवाई स्थगित हो गई, आके उनको बोलना पड़ा, वहां भी यही कहा और बार बार बोला कि एक अदना सा अधिकारी मुझे बताएगा मुख्यमंत्री को कैसे काम करना है। तो ये बातें उन्होंने मेरे लिए कही और जो भी था, फिर इनसे भी क्षुब्ध होकर मैंने अंत में फिर 10 दिन बाद 21 फरवरी को एक सिंपल रेजिग्नेशन भेजा कि मुझे अब व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा देना है, मुझे काम नहीं करना है। तो मैं फिर वहाँ से रिजाइन किया नॉर्मल, और जो अंत में 10 मार्च को 2004 को इस्तीफा स्वीकार हुआ। कितना मुश्किल था मतलब उस वक्त, जब क्योंकि मुख्तार अंसारी जैसा आदमी जिसकी राजनीति में भी बहुत बड़ी पकड़ थी और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री सीधे सीधे दखल दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री के दखल के बाद एक पीपीएस अधिकारी, डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन जिंदगी आसान तो नहीं रही होगी। बहुत टफ होता है। आप जानते हैं कि जब लोगों में ये मैसेज आया कि एक बहुत बड़े माफिया, वो मुख्तार जैसा आपने बताया कि अभी भी वो पेशी पे धमका रहा है, न्यायालय में सामने धमका रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस समय क्या जलवा रहा होगा जब शासन सरकार भी इसके साथ हो। आज तो योगी जी ने पूरी कार्रवाई करके इनको नेस्तनाबूद करना इन जैसे लोगों को किया, प्रॉपर्टी रिकवर हो रहा है, उसके बावजूद भी अगर उसकी हिम्मत है कि वो धमका रहा गवाहों को कि फोटो भेज दो मैं देख लूंगा, तो उस समय सोचिए उसकी क्या स्थिति थी। अब मेरे सामने सबसे बड़ा संकट था सर पे छत रखना और घर की रोजी रोटी चलाना, और मैं कहीं भी सरकारी उस समय मकान में रहता था, खाली करना था, बार बार प्रेशर हो रहा है खाली करिए, तो मैं कहीं भी किराए पर मकान लेने जाऊं तो मुझे अगर कोई दे भी दे, एक तो पहले ही मना करते थे, बाय द वे किसी ने दे दिया तो उस पर भी दबाव पड़ता था, फिर दूसरे दिन वो खाली करना पड़ता था। तो लगातार ऐसे करते करते साल भर बीत गया मुझे। तो एक साल तक तो एक साल तक मकान ढूंढते रहे, इधर उधर नहीं मिला। तो एक मेरे रिलेटिव थे, उनका आधा मकान बना हुआ था, उसमें किसी तरह मैं रहा। फिर मैंने धीरे से फिर ये फ्लैट मैंने परचेज किया और अंततः जाके फिर अपने परिवार को यहाँ शिफ्ट किया। सर एक चीज़ समझना चाहूँगा, जब आप एसटीएफ में थे और मुख्तार को या जो एलएमजी को लेके आप जांच पड़ताल कर रहे थे, किस किस तरह की घटनाएं आपके जहन में आई मुख्तार को लेकर के? नहीं देखिए, जब आप किसी बड़े माफिया पे काम करने चलते हैं तो सबसे पहले आपके जो नीचे के अधिकारी हैं, अरे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो घबराते हैं और यही कहते हैं अपने पिछले अनुभव से कि सर इनसे पंगा लेना क्या ठीक है। तो मैं उस समय जो टीम भी बनाया, बहुत लिमिटेड लोगों की टीम बनाया। आप समझिए कि मुश्किल से हमारे पास उस समय 4-5 लोगों की टीम ऐसे लेके मैं गया कि भाई उन लोगों को हम लेके चलें जिनको हम ट्रस्ट करते हैं, और उनको लेके फिर मैं आगे बढ़ा। और वो लोग कहते थे नहीं साहब, वो हमारे वर्क शैली से भी प्रभावित थे, ईमानदारी से प्रभावित थे कि सब आपके लिए हम लोग जान लड़ा देंगे। और इस तरह की टीम लेके हम गए। और एक तो स्वाभाविक है, सबके मन में रहता है खौफ कि भाई लाइट मशीन गन उसके पास है, अब वो किस कंडीशन में है, अगर वो चल गई तो हमारा जो बुलेट प्रूफ जैकेट होता है वो जनरली राइफल के अगेंस्ट होता है। तो उनके दिमाग से कि अगर लाइट मशीन गन चली तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट भी काम करेगा कि नहीं करेगा, हर तरह की बातें थी। लेकिन खैर हम लोगों ने टैक्टफुली वो सब रिकवर किया, कोई हादसा नहीं हुआ और एक सकुशल रिकवरी हुई। धमकियां वमकियां मिलती थी? देखिए बहुत, मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट तो इसलिए लोग नहीं धमकी दे पाते थे कि मामला बहुत हाईलाइट था, मीडिया से लेकर हर जगह था, पब्लिक फोरम पे था, न्यायालय में चल रहा था केस। तो इन लोग बहुत समझदार होते हैं कि डायरेक्ट धमकी ना दो, लेकिन सिक्योरिटी हटा लेना या कभी कभी आपके साथ अपने बदमाश लोगों को लगा देना सिक्योरिटी में, जो पुलिस में रहते थे लेकिन उनके पेरोल पे थे। कभी कभी आपकी गाड़ियों का पीछा करना, लगातार आगे पीछे करना कि आप घबरा जाएं, ये हो जाए, तो ये सब चलता रहा। इनडायरेक्टली लोग कहीं ना कहीं कोशिश करते थे कि इनको धमकाएं, 10 लोग भेजते थे समझाने के नाम पे भी कि आप क्यों पंगा ले रहे हैं, ये है वो है, बयान बदल दीजिए। ठीक है, आप रिजाइन भी कर दिए, अब तो आपको कोई नहीं सुरक्षा है, कुछ है, न्यायालय में बयान बदल दीजिए। तो समझाने के नाम पे, इनडायरेक्टली धमकाने के नाम पे सब वारदातें होती थी। और डायरेक्ट इसलिए धमकी कोई नहीं देता था, जानते थे कि इनका मामला उस समय सुप्रीम कोर्ट में भी मेरे ऊपर चल रहा था। वहाँ किसी ने PIL कर रखी थी और मुलायम सिंह को नोटिस भी उसमें मिली हुई थी, मुख्यमंत्री जी को। तो लोग, माफिया इस चीज़ को समझता था मुख्तार कि इसका मामला न्यायालय में चल रहा, अगर कहीं मैंने डायरेक्ट धमकी दी तो मुझे सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और ये फंस जाऊंगा मैं।
तो उसके पास भी लोग पूछते थे तो कहता था मैं इस मामले में कोई बयान नहीं दूंगा, न्यायालय में चल रहा है। तो इस वजह से डायरेक्ट धमकी तो नहीं मिली, लेकिन इनडायरेक्ट जैसा आपको बताया, घर नहीं मिलना, गाड़ी पीछा आगे पीछे करना, तमाम चीजें थी तो अच्छा, उस मामले में फिर हुआ क्या? आपने तो पोटा लगा दिया था जी। और आर्म्स एक्ट का मामला समझा जा रहा था, लेकिन लगा था पोटा। उसके बाद क्या हुआ? अब देखिए, पोटा यही सबसे बड़ी विडंबना थी। न्यायालय जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो जिस डिप्टी एसपी ने इन्वेस्टिगेशन किया, उसने बिना मेरा बयान लिखे सब उल्टे सीधे अपने लिख डाला अपने मन से, मेरा बयान भी नहीं लिया कभी। तो गिरफ्तारी बाबूलाल की आपने? हमने गिरफ्तारी करके एफआईआर लिखवाया मैंने, वादी बन के। विवाद भी हुआ। अब विवेचना में सबसे पहले वादी से बात होती है, मुझसे किसी ने नहीं बात की और पूरा 161 सीआरपीसी के तहत अपने मन से बयान लिखा गया। और लास्ट में उसमें मुलायम सिंह ने, जो सबसे बड़ा उनको गवर्नमेंट बचाने की पड़ी थी, उन्होंने पोटा लगाने की परमिशन ही नहीं दी टेक्निकली। तो पोटा तो लगा दिया था। लेकिन दिक्कत वही तो मैं कह रहा हूँ, पोटा केंद्र का था, यहाँ सब जगह लागू था, इनसे हटना नहीं था। लेकिन एक औपचारिक स्वीकृति सरकार की चाहिए थी, वो औपचारिक स्वीकृति इन्होंने आउट ऑफ वे जाके नहीं दी, जबकि अगर देखा जाए कोर्ट में तो वो इलीगल है। जब बाद में मायावती मुख्यमंत्री बनी उनके बाद, तो मैंने वो भेजा भी रिप्रेजेंटेशन कि भाई इसको देखिए उस समय किस आधार पे इन्होंने पोटा की स्वीकृति नहीं दी, 2007 जबकि सब कुछ शासन परमिशन से था, लिखा हुआ केस डायरी में, उसका इंटेंशन साफ है कि वो मारना चाहता था उनको, इसलिए खरीद रहा है। बाद में वारदात भी हो गई वो 1 साल बाद, 2005 में। हाँ 5 में। तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा कि ये पोटा जो इन्होंने परमिशन नहीं दी लगाने की और उसको बचा लिया सिंपल आर्म्स एक्ट में इन्वेस्टिगेशन होके और केस डायरी चार्जशीट लगी, तो ये गलत है। लेकिन अब कोई सुना ही नहीं उस समय। आप कोर्ट नहीं गए? नहीं, हम क्या कोर्ट जाते हैं, हम तो कोर्ट ने जो बयान लिया, कोर्ट में गए, कोर्ट ने बयान दे दिया। अब ये कि इनकी हनक कितनी होती है, आप सोचिए कि कोर्ट को भी प्रभावित करते हैं ये तो कोर्ट को भी प्रभावित करते हैं। आज से इसके पहले कभी इन लोग पे कार्रवाई हुई? हर जगह छूट जाते थे। लेकिन अब जब योगी जी आए हैं वर्तमान सरकार के शक्ति की वजह से, तब गवाहियां हो रही, न्यायालय में इनको साक्ष्य के आधार पर दोषी बनाया जा रहा है, पैरवी भी मजबूत हो रही। लेकिन पहले तो कहीं कुछ नहीं होता था और न्यायालय भी कहता था भाई सबूत नहीं है तो हम छोड़ देंगे। तो ये सब मिला जुला, एक कहते हैं ना, एक सिस्टम का खेल। माफियाओं ने लोकतंत्र के सभी आधार स्तंभों को ऐसा कब्जा कर रखा था, वो नजदीक से देखा मैंने और मैंने लिखा। कोई ऐसा वाकया याद है? नहीं, वाकया किस चीज का? मैं मुख्तार से जुड़ा हुआ कोई ऐसा वाकया? नहीं, देखिए मुख्तार जुड़ा वाकया हमसे डायरेक्ट तो पंगा नहीं लिया इसने, क्योंकि जानता था मेरे बारे में कि सुनने वाले नहीं है। लेकिन आप सोचिए, डेयरिंग का ये बताऊं कि जो एडिशनल एसपी जैसे लोगों पे इसने फायरिंग की है, एडिशनल, यस, गाजीपुर में चेकिंग कर रहे थे एडिशनल एसपी, खबर मिली थी कि ये ऐसे ऐसे करके वारदात जा रहा है और उन लोगों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की तो उनके ऊपर फायरिंग। सिपाही दरोगा को ये ऑलरेडी मार चुका है, वो सबका केस चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद जो इतनी बड़ी संस्था है, उसके कोषाध्यक्ष नंद कुमार रोंगटा का अपहरण करके मार डाला, पैसा भी ले लिया जैसा बताते हैं, और कुछ नहीं हुआ इसका। उसमें अब सजा हुई है, मतलब अब हुई ना, उस समय तो नहीं हुआ ना, गैंगस्टर लग गया तब सुनवाई तब हुई, लेकिन उस समय नहीं हुआ। तो ये सब देखने के बाद लोग समझते थे कि इनका तो कोई कुछ बाल बांका भी नहीं कर सकता है। लेकिन होता है कि समय सबका हिसाब लेता है। योगी जी की सरकार आई, अभी मैं कुछ दिन पहले माननीय योगी जी से मिला भी और मैंने ये कहा कि जनता आपकी तरफ बहुत उम्मीद से दिख रही है, इन्वेस्टर्स देख रहे हैं और ये बहुत बढ़िया माहौल आप लोगों ने दिया कि कम से कम लोगों में ये एक मैसेज गया कि बड़े पे भी कार्रवाई हो सकती है और हो रही है। तो अब जाके संभव हुआ। 20 साल लग गए, सोचिए 20 साल तक कोई सपने में नहीं सोचता था कि ये सब होगा। अगर आप पुलिस में होते तो अभी किस रैंक पर होते? हमारे साथ के लोग हैं एसएसपी और डीआईजी होने वाले हैं। एसएसपी डीआईजी हो गए होते, लेकिन 2004 में आपने नौकरी छोड़ दी। 2004 से 2023 तक कैसे अपने आप को फिर एस्टेब्लिश किया आपने? नहीं, बहुत टफ है। बताया ना कि सबसे पहला जिम्मेदारी होती है घर की। हम तो अकेले थे नहीं, परिवार था।
परिवार की रोजी रोटी चलाना, बहुत बड़े घर के नहीं थे। सौभाग्यशाली था कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी थी, उन्होंने इमीडिएट नौकरी ज्वाइन की, बच्चे को पढ़ाया, अब तक उन्होंने ही घर संभाला। मैं तब भी जानता था कि मुझे काम करना है, तो मैं सोशल स्तर पे काम करता रहा अपना। आरटीआई पे मेरा काम सबसे बड़ा था पूरे इंडिया में। ई गवर्नेंस पे मेरी पीआईएल पड़ी है 2010 में, आज से 12 साल पहले। जो आज लोग बात करते हैं कि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, उस समय 2010 में मैंने पीआईएल की थी। माननीय मोदी जी जब 2013 में मुख्यमंत्री थे तो उस समय मिला था, मैं मेरी पीआईएल देखा था, उन्होंने कहा शैलेंद्र तुम अकेले कैसे लड़ रहे हो, माफिया से लड़ रहे हो, सरकार से लड़ रहे हो, न्यायालय में पब्लिक के हित के लिए काम कर रहे हो, तो मेरे साथ आओ। खैर उस समय बाद में इनके साथ काम किया कुछ दिन तक। तो ये दौर 19 साल का बहुत टफ था, अपने को इस्टेब्लिश करके रखना, जनता में काम करना, परिवार को देखना, सुरक्षित रखना, रोजी रोटी चलाना, बहुत कठिन दौर था, उसको नहीं याद करना चाहता। अंत भला तो सब भला। और अब कम से कम लोग मिसाल भी देते हैं कि भैया आपकी वजह से एक संदेश गया कि नहीं, हम लोग अगर सही रास्ते पे हैं तो देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अपनी और घर वालों की कितनी चिंता उस घटना के बाद? नहीं, चिंता देखिए किसको नहीं जाहिर होगी, निश्चित तौर पे होगी। बिल्कुल। सवाल मेरा ये है कि लखनऊ में रहना, या आप कहाँ, लखनऊ ही रहते थे? लखनऊ। तो लखनऊ में रहना, लखनऊ में परिवार में बच्चों को स्कूल भी भेजना है, अगर पत्नी काम कर रही है तो उनको रोज घर से बाहर जाना है, सिक्योरिटी आपको मिल नहीं रही है, तो वो दौर कैसा, मतलब उसको? मतलब आप सोचिए कि पत्नी हमारी पढ़ाती थी, जहाँ छुट्टी होती थी, गाड़ी थी नहीं तो रिक्शे पे आती थी, रिक्शे पे अटैक हुआ, मोबाइल छीनने, पर्स छीनने के बहाने। लेकिन मैं जानता था वो पर्स नहीं छीनना था, वो लूट नहीं था, वो धमकाना था, संदेश था। लेकिन उसमें भी जो खैर मुकदमा तो लूट का ही लोग लिखा जाएगा, मैंने वो चीज़ें नहीं मेंशन की, इसलिए नहीं मेंशन की कि लोग घबरा जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं संदेश था कि आपका परिवार सुरक्षित नहीं है, आप पीछे हट जाइए। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी, हम लोग अपने सही रास्ते पर रहे और सकुशल हैं आज। अच्छा, कितना पुलिस डिपार्टमेंट पर अपराधियों का दबाव हुआ करता था? नहीं, पता है ना, पुलिस अधिकारी, पुलिस पे इतना अपराधियों का दबाव होता है, तो कह तो रहा हूँ, हम ही लोग जान पे खेल के काम कर रहे हैं और उनके निर्देश के अनुसार सरकार हमको कह रही है कि नहीं, इस पे बैक हो जाइए। अब इससे बड़ा क्या उदाहरण चाहिए? यानी पूरा लिख दिया, कोटा लगा दिया, उसके बाद कहा जा रहा है कि अपना ही जो लिखा हुआ उसको बदल के बोल दो कि वो नहीं था। ये तो एक सामने घटना हुई। मैंने जब बाद में जाके और देखा, मऊ का उदाहरण मैं दूं, जब रिजाइन किया तो मऊ में मैंने जाके मीटिंग की, लोगों से मिला, लोगों से यहाँ तक कहा कि आप लोग को शर्म नहीं आती, बार काउंसिल में जाके कहा कि इसके जैसा अपराधी आप लोग का विधायक है माननीय। तो लोगों ने क्या कहा कि शैलेंद्र जी, मऊ में या इसके प्रभाव क्षेत्र में एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है, किसी को भी सरकारी सुविधा चाहिए तो बिना इनके थ्रू गए वो सरकारी सुविधाएं नहीं मिल सकती, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे वृद्धावस्था समाज कल्याण संबंधित कोई पेंशन हो, बिना इनके नहीं मिलेगी जब तक इनका ओके नहीं होगा। जितने ठेके पट्टे हैं सब इनके से पूछ के दिए जाते हैं, औपचारिकता खाली है। तो पूरा पैरेलल एक साम्राज्य इनका पूर्वांचल में चल रहा था। तो अब उनके समझिए कि जो खुद इतना बड़ा साम्राज्य चला रहे हैं लोग, सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बिल्डिंग बना ले रहे हैं, मॉल बना ले रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, अब गिराए जा रहे हैं, तो आप समझिए कि किस तरह से। अच्छा, सरकार ने कहा कि सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक करा चुके हैं। आपके हिसाब से ये नुकसान पर्याप्त नुकसान हो चुका है कि संपत्ति इतनी बड़ी है कि अभी ये नुकसान जो है शुरुआती? देखिए, अभी अतीक जब मरा तो मीडिया में ही कहीं आया कि अतीक का साम्राज्य 10-11 हजार करोड़ से या उससे ऊपर का है। मुख्तार इससे भी ज्यादा होशियार है। और मुख्तार का साम्राज्य लोग कहते हैं 15-20 हजार करोड़ का है। अभी कितने सौ करोड़ की रिकवरी हुई है। कहीं आज ही मैं कल पढ़ रहा था, मैं 200 करोड़ के आसपास रिकवरी, 300 करोड़, 300। अब कहाँ 300, कहाँ 15,000 करोड़ प्लस। यानी अभी भी फाइनेंशियली कुछ, इसीलिए जब तक फाइनेंशियली इनका नुकसान नहीं होगा, आज उनकी जो अकड़ है वो क्यों है? कल उसने न्यायालय में धमकाया, क्यों धमकाया? वो अपने लोगों से कहता भी है कि ठीक है, कितने दिन योगी जी रहेंगे, कभी न कभी तो बदलेंगे, हमारा आर्थिक साम्राज्य कायम रहे। आप देखिए, मुल्ला मुख्तार का परिवार पूरा जेल में, लेकिन बीवी बाहर है। अतीक का परिवार पूरा जेल में या मर गया, बीवी बाहर है। ये क्यों बाहर है?
पकड़ में नहीं आ रही हैं, हमें तो लगता है इंडिया से भी बाहर चली गई होंगी। ये लोग बाहर से बैठ के अपने आर्थिक साम्राज्य को आज भी मैनेज कर रहे हैं, इनके गुर्गे आज भी हैं, वरना ऐसे कॉन्फिडेंस से नहीं बोलता कि तस्वीर भेज दो हम देख लेंगे। कहीं ना कहीं उसका तो पैरेलल साम्राज्य है उसका कायम, उसके लोग बंदे अभी भी हैं पावरफुल। अच्छा, वो LMG कितने में खरीदने की डील हो रही थी? 1 करोड़ में करीब उस जमाने में आज से करीब 19 साल पहले 1 करोड़ में। और तो 1 करोड़ उसको था, कह रहा था और भी दे देंगे। इवन मुझसे जब पकड़ लिया तो इनडायरेक्टली ऑफर आया कि 1 करोड़ मतलब ये तो रख ही लीजिए जो इसके लिए है, बाकी और हम भेज देंगे जितना आप कहिए। तो एक LMG थी और गोलियां कितनी थी उसकी? 300 राउंड प्लस 300 राउंड। तो इसका 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ 1 करोड़ उनके लिए क्या है? नहीं मतलब उस जमाने की बात कर रहा जमाने हूं तो बहुत है। आज के जमाने में देखिए तो ये कम से कम 10 करोड़ से ऊपर की डील थी, एक बंदूक के लिए और एक व्यक्ति की हत्या के लिए। कारण यह है कि वो व्यक्ति उसके आर्थिक साम्राज्य को चुनौती दे रहा था। पहली बार उनके प्रभाव क्षेत्र में गाजीपुर में विधायक कृष्णानंद जीत के आए, तो उनको लग रहा था अगर ये इसी तरह से जीते रहे, चैलेंज करते रहे, तो कल का तो हम खत्म हो जाएंगे। तो उसको मरवाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे, क्योंकि उस डर के साम्राज्य के आधार पर कई हजार करोड़ का एम्पायर खड़ा कर लेते हैं। उनका, इन लोग माफियाओं का क्या होता है, साम्राज्य का जो नींव बनती है क्या है? डर, खौफ, पब्लिक में खौफ कि हमारे खिलाफ ना बोलना नहीं तो ये हर्ष कर दिया जाएगा। तो वो उस डर का साम्राज्य कायम करने के लिए जो भी इनको करना होता है, 1 करोड़ तो बहुत छोटी राशि इनके लिए है। अब आप सोचिए कि मुख्तार अरेस्ट होता है फर्जी केस में, फिर उसको पंजाब भेज दिया जाता है और पंजाब से लाने के लिए सरकार को कितनी मशक्कत करनी, कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तमाम, तब जाके आ पाया, वरना वहां ऐश कर रहा था। और उसके चक्कर में कई जेलर भी सस्पेंड हो गए। हाँ, कह तो रहा हूँ, क्योंकि जेल में रहते यूपी के जेल में भी रह के उसने जेलर्स को सेट कर लिया। बिल्कुल, वो तो जहां जाता है तुरंत पैसा दे के सेट कर लेते हैं। अब तो बेटा भी जेल में, सब जेल में, खुद भी जेल में, भाई की सांसद की जो सदस्यता से संसद की वो भी चली गई। फिर भी आपको लगता है कि अभी अंसारी परिवार का प्रभाव है? भाई, इसकी पत्नी अभी तो बाहर है ना, इसके बाद नेक्स्ट कौन है? पत्नी ही तो है। और क्यों बाहर है? सब कोई मिल जा रहा है, पत्नियां इन दोनों अतीक क्या इनकी नहीं मिल पा रही, उसका रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि वो बड़ा, इतना बड़ा साम्राज्य उसको नहीं छोड़ सकते हैं। अतीक की मौत हो गई, जनाजे में उसकी पत्नी नहीं आई, इससे बड़ा कुछ हो सकता है? क्योंकि उनको अपना आर्थिक साम्राज्य बना के रखना है। और मुझे जहाँ तक हमें लगता है कि मुझे लग रहा है इंडिया से बाहर अपना नेपाल के रास्ते कहीं मिडिल ईस्ट में चले गए हों, कहीं चले गए हों। तो ये आर्थिक साम्राज्य इतनी जल्दी इन लोग छोड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही, कम से कम पहले की अपेक्षा तो बहुत कुछ बदला है। और एक बदलाव की उम्मीद करते हैं। बदलाव की उम्मीद तो है, जब तक इनका आर्थिक साम्राज्य नहीं ध्वस्त होगा। अभी भी लोग बताते हैं मीट, मछली, मुर्गे, अंडे में इसका पूरा ठेका पट्टा चलता है, इनडायरेक्टली इसके लोग लेते हैं। बहुत चीज़ें इसके अगेंस्ट में अभी मतलब कर रहा है, जो कि कायदे से देखा जाए तो शासन सत्ता के नॉर्म्स के खिलाफ भी जा रही है। लेकिन कभी कभी होता है ना, नीचे के अधिकारी भी डर के मारे नहीं बोलते हैं। एक अधिकारियों में सब रहता है भाई आज सरकार है, कल पता नहीं किसकी हो, फिर क्या करेगा? आपको याद होगा पिछला विधानसभा चुनाव हो रहा था, मुख्तार का बेटा खुलेआम मंच से कह रहा था अधिकारियों का नाम नोट कर लो, इनका हिसाब लिया जाएगा। तो यही चीज है, अधिकारी को डराती है कि भैया कल को इनके कोई समर्थित सरकार आ गई तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग तो 2 मिनट में सरकार सस्पेंड कर दे, जेल भेज दे, सब कुछ कर दे, कौन देखता है? चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि अब आप सुरक्षित भी होंगे और अब आप न्याय की उम्मीद भी लगाए बैठे होंगे। तो शैलेंद्र सिंह साहब, इनसे बात करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कोर्ट की सुनवाई के दौरान जज के सामने एक गवाह जब मुख्तार अंसारी के खिलाफ बयान देने आता है तो मुख्तार अंसारी अपने वकील से उस गवाह की तस्वीर मांगता है और कहता है कि हम देख लेंगे। इस मामले में FIR हो गई है और मुख्तार के खिलाफ तमाम FIRs हैं। एक मामले में फैसला भी आ चुका है, सज़ा भी हो चुकी है, भाई अफजाल अंसारी की संसद की सदस्यता भी खत्म हो चुकी है और 4 साल की सज़ा भी हो चुकी। हालांकि फिर से ऊपरी अदालत में सुनवाई चल रही है, क्या फैसला आएगा ये तो अदालत जाने। लेकिन ये सही बात है कि 4 दशकों की जो हनक थी वो हनक फिलहाल मुख्तार अंसारी की ख़त्म हो गई है। बांदा की जेल में बंद मुख्तार अभी भी
उस अकड़ को शायद छोड़ना नहीं चाहता और इस वजह से ये जो नया एफआईआर है वो दर्ज हुआ है। तो इस एफआईआर को लेकर ही हम शैलेंद्र सिंह साहब के पास आए थे, जानने समझने। और इस तरह के तमाम पुराने किस्से हैं, कहानियां हैं जो उत्तर प्रदेश में अपराध और राजनीति से जुड़ी हैं, और इस तरह की कहानियां आपके बीच लेकर आते रहेंगे मैं और प्रशांत। फिलहाल देखते रहिए द लर्निंग टॉक।